friends, welcome to online platform of Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, Lucknow. I am Dr. Tarun Kumar Gupta, Associate Professor in Department of Mechanical Engineering, GL Bajaj Institute of Technology and Management, Greater Noida. Dear friends, we are discussing the subject power plant engineering. Today we are discussing the second lecture of nuclear power plant. So, in the nuclear power plant, the main component is nuclear reactor. The main most important component is nuclear reactor. और ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर है ना फ्रेंड्स, ये न्यूक्लियर रिएक्टर ही है जिसने थर्मल पावर प्लांट के बॉयलर को रिप्लेस किया है. बाकी सारा सिस्टम तो सेम है, लेकिन वहाँ पर बॉयलर को थर्मल पावर प्लांट में बॉयलर को रिप्लेस किया है न्यूक्लियर प्लांट में न्यूक्लियर रिएक्टर ने. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियर रिएक्टर इज एन apparatus in which nuclear fission is produced in the form of controlled self sustaining chain reaction. In other words, it is a controlled chain reacting system supplying nuclear energy. फ्रेंड्स देखिए, न्यूक्लियर रिएक्टर में सेम रिएक्शन होती है जो एटॉमिक बम में न्यूक्लियर बम में होती है. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ड्यूरिंग जापान पर हिरोशिमा और नागासाकी में 2 न्यूक्लियर बम यूज़ किए गए थे. सो द सेम रिएक्शन इज हियर, but the only difference is that in nuclear bomb the reaction is uncontrollable, unmanageable, while in nuclear power plant the reaction is in control, in managing conditions, right. It may be looked upon as a sort of nuclear furnace which burn fuel like uranium-235, uranium-233 or plutonium-239 and produced many useful products like, सबसे पहला मैंने क्या लिखा है देखिए, like heat, ये हमारे लिए रिक्वायर्ड है. तो यूजफुल प्रोडक्ट में क्या है, हीट सबसे पहले चाहिए, न्यूट्रॉन्स, रेडियो आइसोटॉप्स एक्सेट्रा, राइट. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स, सो न्यूक्लियर रिएक्टर्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द चेन रिएक्टिंग सिस्टम, यूज, कूलेंट, फ्यूल, मटेरियल एक्सेट्रा. देखिए अब क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स, तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन हमने लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रॉन एनर्जी मे बी फास्ट रिएक्टर, ठीक है, ये फास्ट रिएक्टर हो सकते हैं, इंटरमीडिएट और एपीथर्मल रिएक्टर्स हो सकते हैं, स्लो और थर्मल रिएक्टर्स हो सकते हैं. इन सभी में डिफरेंस क्या है, फास्ट रिएक्टर, इन दीज रिएक्टर्स फास्ट फिशन इज कॉज्ड बाय हाई एनर्जी न्यूट्रॉन्स, हाई एनर्जी न्यूट्रॉन्स. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरमीडिएट रिएक्टर्स इन विच द वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन्स इज केप्ट बिटवीन द लिमिट्स ऑफ फास्ट एंड स्लो न्यूट्रॉन. और स्लो न्यूट्रॉन की, स्लो रिएक्टर्स की बात करते हैं, सो हियर प्रोसेस इज मेंटेन ड्यू टू स्लो न्यूट्रॉन कैप्चर, सो दीज रिएक्टर्स आर नोन एज स्लो रिएक्टर्स. ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूल की अगर हम बात करें, वी कैन यूज सॉलिड फ्यूल, वी कैन यूज लिक्विड फ्यूल, वी कैन यूज गैसियस फ्यूल. तो ये सभी हम आगे डिस्कस करेंगे. ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूल मटीरियल, तो फ्यूल मटेरियल की अगर हम बात करते हैं, सो जो फ्यूल मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है, सबसे पहला है नेचुरल यूरेनियम अवेलेबल, मीन्स जैसा नेचर में अवेलेबल होता है विथ यूरेनियम-235 कंटेंट. और अगर मैं नेचुरल यूरेनियम की बात करूँ, देखिए मैंने सबसे नीचे बोल्ड करके लिखा हुआ है, नेचुरल यूरेनियम हैव 99.27% ऑफ यूरेनियम-238, ओनली 0.71% ऑफ यूरेनियम-235 विच वी यूज्ड इन द न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर न्यूक्लियर रिएक्शंस पर्पज, ओनली 0.711%, और जो रेस्ट है दैट इज यूरेनियम-234, ठीक है. सो हम यूज़ क्या करना चाहते हैं, यूरेनियम-235. सो देखिए नेचुरल यूरेनियम में कितना है यूरेनियम-235, ओनली 0.711% केवल, राइट. सो एक इसका दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास कि भाई इतना कम हमारे पास अवेलेबल है यूरेनियम जो नेचुरल यूरेनियम है. सो इसका अदर ऑप्शन है कि वी कैन यूज एनरिच यूरेनियम. सो एनरिच यूरेनियम हम यूज़ कर सकते हैं. एनरिच यूरेनियम क्या होता है, एनरिच यूरेनियम इज द यूरेनियम विच हैव यूरेनियम-235 मोर देन 0.71%. और ये जो एनरिच यूरेनियम होता है ये मैन मेड होता है. एनरिचमेंट इज ए प्रोसेस एंड इट इज़ ए मैन मेड प्रोसेस. और इसमें हम क्या करते हैं, ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस, ये जो यूरेनियम-235 है, इस यूरेनियम-235 की क्वांटिटी को नेचुरल से यानी 0.711 से ज़्यादा कर देते हैं. इसके बाद है प्लूटोनियम-239 और प्लूटोनियम-241, दीज आर आल्सो मैन मेड. यूरेनियम-233, दीज आर आल्सो मैन मेड. सो ये भी हम यूज़ करते हैं यहाँ पर, ये कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ मॉडरेटर,
न्यूक्लियर रिएक्टर कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मॉडरेटर। सो देखिए इन मोस्ट ऑफ द केसेज जो हम यूज़ करते हैं वाटर को हम यूज़ करते हैं। सो वाटर में भी ऑर्डिनरी वाटर, वाटर में भी हैवी वाटर। सो जो ऑर्डिनरी वाटर है इसको यूज़ कर सकते हैं, हैवी वाटर को यूज़ कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, अब आपको अब बताएंगे मुझे कि ये जो वाटर है H2O और ये जो वाटर है D2O, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है दोनों में? यस, हियर इट इज H2O, 1H1, इधर 1H2। सो हैवी वाटर में क्या करते हैं हम, आइसोटॉप्स यूज करते हैं, ड्यूटोरियम यूज करते हैं, इसलिए इसका नाम लिखा हम D2O। एक और है ग्रेफाइट मॉडरेटर, राइट, और बेरिलियम और बेरिलियम ऑक्साइड मॉडरेटर। इसके बाद कूलेंट, कौन सा कूलेंट यूज करते हैं? डियर फ्रेंड्स, इन मोस्ट ऑफ द केसेस मॉडरेटर एंड कूलेंट आर सेम, बट इट इज नॉट नेसेसरी। ध्यान रखिएगा, ये कंडीशन नहीं है कि मॉडरेटर और कूलेंट सेम ही होना चाहिए, अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज सेम। सो देखिए वाटर और अदर लिक्विड, ये हमने लिखा यहाँ पर, एयर, ठीक है, एयर, कार्बन और हीलियम, और लिक्विड मेटल कूल्ड रिएक्टर। सो कोई भी हो सकते हैं, आगे डिस्कस करेंगे इन सब चीज़ों को। ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल प्रोडक्ट, रिसर्च रिएक्टर मीन्स द रिएक्टर विच आर यूज ओनली फॉर रिसर्च वर्क। अगर आप देखें तो इसमें क्या हमें न्यूट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, सो विच प्रोड्यूस न्यूट्रॉन फॉर द रिसर्च वर्क पर्पज। पावर रिएक्टर्स विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करेंगे, डायरेक्ट तो प्रोड्यूस करेंगे नहीं, दे विल प्रोड्यूस हीट, और उस हीट को हम कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी में थ्रू वेरियस सोर्स। इसके बाद होते हैं ब्रीडर रिएक्टर। अब ब्रीडर रिएक्टर क्या होते हैं? अब देखिए मैंने आपको बताया ना कि यूरेनियम 235 तो हमारे पास काफ़ी कम होता है। सो ब्रीडर रिएक्टर्स आर दोज रिएक्टर्स विच प्रोड्यूस फिशनेबल मटेरियल, मीन्स फर्टाइल मटेरियल को फिशनेबल मटेरियल में कन्वर्ट कर देते हैं। कौन कौन से? जैसे यूरेनियम 238 हो सकता है, थोरियम 232 से प्लूटोनियम बना दिया, यूरेनियम 233 बना दिया, राइट। और उसके साथ साथ ये क्या करते हैं, पावर प्रोड्यूस तो हो ही रही है। प्रोडक्शन रिएक्टर्स टू प्रोड्यूस आइसोटॉप्स। एक और है ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ कोर। अभी कोर क्या है आगे डिस्कस करेंगे। कोर, ठीक है, क्यूबिकल हो सकता है, सिलेंड्रिकल, ऑक्टागनल, स्फेरिकल, स्लैब, एनुलस, कैसा भी हो सकता है। इसके साथ साथ है फ्यूल मॉडरेटर असेंबली, होमोजीनियस हो सकते हैं, हेट्रोजीनियस हो सकते हैं। होमोजीनियस क्या होते हैं? वेयर फ्यूल एंड मॉडरेटर मिक्स वेरी वेल। और हेट्रोजीनियस होते हैं जहाँ पर फ्यूल और मॉडरेटर अलग सेपरेट रहते हैं, मिक्स नहीं होते, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, अब देखिए प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, कौन कौन से मेन कंपोनेंट है। डियर फ्रेंड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली न्यूक्लियर रिएक्टर। देखिए न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो हम डिस्कस करेंगे वो हमेशा न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, बिकॉज अगर एक बार आपको न्यूक्लियर रिएक्टर से हीट आपको अगर मिल गई, मीन्स हॉट वाटर है, और यू कैन से स्टीम आपको अगर मिल गई, तो यू आर वेरी मच इंटेलिजेंट, या आप स्टीम से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं ना? कैसे करेंगे? यस, स्टीम से आप टरबाइन को रन करेंगे, टरबाइन के साथ अल्टरनेटर और जनरेटर को कपल कर देंगे। सो जो स्टीम एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है, इट विल कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी इन टरबाइन, और टरबाइन की मैकेनिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है जनरेटर में और अल्टरनेटर में। क्लियर है ये? इसमें तो कोई डाउट नहीं है। सो डियर फ्रेंड्स, हियर वी आर डिस्कसिंग अप टू द प्रोडक्शन ऑफ स्टीम। न्यूक्लियर रिएक्टर में हम स्टीम प्रोडक्शन तक ही डिस्कस करेंगे। क्लियर है? सो न्यूक्लियर रिएक्टर के जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर आप देखना चाहें न्यूक्लियर, तो सबसे पहला पार्ट है रिएक्टर कोर, रिफ्लेक्टर, कंट्रोल मैकेनिज्म, मॉडरेटर, कूलेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, शील्डिंग। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है? देखिए वैसे तो इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जहाँ पर भी न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है, बट सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करता हूँ, जो सबसे मैंने लास्ट में लिखा है शील्डिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डियर फ्रेंड्स, वेन एवर यू आर डूइंग एनीथिंग इन एनी इंडस्ट्री, ऑलवेज टेक प्रायोरिटी टू द सेफ्टी, ऑलवेज थिंक अबाउट द सेफ्टी। सो यहाँ पर भी हमने सेफ्टी के बारे में सोचा है, और न्यूक्लियर पावर प्लांट में तो वैसे ही रेडियो एक्टिविटी की प्रॉब्लम होती है, सो हमने सेफ्टी के बारे में सोचा, इसलिए शील्डिंग को हमने प्रिंसिपल कंपोनेंट के साथ लिखा है। अगर यही सारी चीज़ आप इस डायग्राम में देखना चाहते हैं, देखिए आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई देंगी, ठीक है। अब देखिए इन दिस केस, इस डायग्राम को थोड़ा सा मैं और डिस्कस करता हूँ, आपको बताता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं येलो येलो, ये सारी चीज़ें, ये दीज आर द फ्यूल एलिमेंट, मीन्स दीज आर द यूरेनियम रॉड्स, यूरेनियम स्लैब्स, यूरेनियम की बिलेट्स, बकेट्स, या जो भी मटेरियल जिस फॉर्म में है, ये फ्यूल है। इनके बीच में ये जो आप देख रहे हैं, ये ब्राउन सा, इनके बीच में
दिस इज द मॉडरेटर। फंक्शन मैं आपको बताऊंगा। ये सारा एक वेसल में है, दैट वेसल इज स्टील वेसल, ठीक है। इसके ऊपर एक ग्रीन रॉड्स आप देख रहे हैं, दीज आर कंट्रोल रॉड्स। और ये सारा की सारा एक एनक्लोज है कंक्रीट शील्ड में, सारा की सारा एनक्लोज है कंक्रीट शील्ड में। तो इन सब के बारे में अभी डिस्कस करूंगा। जो सबसे पहले मैं बात करता हूँ रिएक्टर कोर की। कोर क्या होता है? कोर इज द मेन पार्ट ऑफ रिएक्टर विच कंटेन द फिशनेबल मटेरियल्स कॉल्ड रिएक्टर फ्यूल। Fission energy is liberated in the form of heat for operating power conversion system, power conversion equipment. The fuel element are made of plate or rod of uranium cladded in a thin sheet of steel or zirconium or aluminium. राइट तो ये कोर होती है। कोर के साथ हम रिफ्लेक्टर यूज करते हैं, रिएक्टर रिफ्लेक्टर। और रिएक्टर रिफ्लेक्टर का फंक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्टर, रिफ्लेक्ट करना। ध्यान रखिए वर्ड है रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर का फंक्शन है रिफ्लेक्ट करना, बट किसको रिफ्लेक्ट करना? द रीजन सराउंडिंग द रिएक्टर कोर इज नोन एज रिफ्लेक्टर। इट्स फंक्शन इज टू रिफ्लेक्ट बैक द न्यूट्रॉन्स दैट लीक आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ कोर। सो जो न्यूट्रॉन लीक हो रहे हैं उन न्यूट्रॉन्स को वापिस रिफ्लेक्ट करना ही इसका फंक्शन है। कंट्रोल रॉड की हम बात करते हैं। आपको मैंने ग्रीन कलर की जो आप देखिए, दोबारा देखिए, इसमें ग्रीन कलर की जो मैंने रॉड्स दिखाई थी, ये रॉड्स, ये जो आप देख रहे हैं ये रॉड्स, दीज आर नोन एज कंट्रोल रॉड्स। अब नाम दिया हमने कंट्रोल रॉड्स, मींस द रॉड्स विच आर यूज फॉर कंट्रोलिंग पर्पज। किसको कंट्रोल करेंगी ये कंट्रोल करती है केमिकल रिएक्शन को, यानी न्यूक्लियर रिएक्शन को। हाउ दे विल कंट्रोल? कैसे कंट्रोल करेंगी? जल्दी से आप बताइए, थिंक, कैसे कंट्रोल करेंगी? देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि वेन एवर देयर इज ए चेन रिएक्शन, एवरी टाइम 2.5 न्यूट्रॉन्स आर अवेलेबल, फ्री न्यूट्रॉन। आउट ऑफ दोज 2.5 न्यूट्रॉन्स, 1 न्यूट्रॉन इज यूज टू कंटिन्यू द चेन रिएक्शन, ठीक है। और अगर न्यूट्रॉन ही नहीं मिलेगा, गॉट द आइडिया? समझ में आ रहा है ना? अगर फ्री न्यूट्रॉन ही नहीं मिलेगा तो कैसे चेन रिएक्शन होगी? सो जो कंट्रोल रॉड्स हैं इनको हम न्यूट्रॉन ईटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन ईटर भी कहते हैं। सो द रेट ऑफ रिएक्शन इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर इज कंट्रोल्ड बाय द कंट्रोल रॉड्स। सिंस neutrons are responsible for the progress of chain reaction, so suitable neutron absorbers or neutron eaters are required to control the rate of reaction, right? इसको रिएक्टर को स्टार्ट करने के लिए भी ज़रूरत है कि अगर कंट्रोल रॉड्स पावर प्लांट के अंदर है तो ये स्टार्ट ही नहीं होगा। सो एंड टू कीप द प्रोडक्शन एट ए स्टडी रेट फॉर शटिंग डाउन द रिएक्टर अंडर नॉर्मल और इमरजेंसी कंडीशंस। तो हम क्या करते हैं, जो कंट्रोल रॉड्स हैं इसको कई पार्ट्स में करते हैं। सारी कंट्रोल रॉड की पोजीशन एक ही नहीं होती, अलग अलग हाइट पर हम कंट्रोल रॉड को रखते हैं। सो जो पहली हाइट होती है सबसे नीचे होती है, दूसरी बीच में, तीसरी सबसे ऊपर हाइट होती है। द पर्पज इज जस्ट टू कंट्रोल द केमिकल रिएक्शन, जस्ट टू कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ द न्यूट्रॉन्स। कंट्रोल रॉड लिमिट द नंबर ऑफ फ्यूल एटम दैट कैन स्प्लिट। दे आर मेड ऑफ बोरोन और कैडमियम विच एब्जॉर्ब द न्यूट्रॉन्स, राइट। आगे मैं आपको बताऊंगा कि कुछ और भी मटेरियल्स होते हैं जो कैडमियम और बोरोन से भी ज़्यादा फास्ट काम करते हैं। सो इमरजेंसी के केस में अगर उनको हम यूज़ करना है उसको यूज़ करते हैं। इस बार डियर फ्रेंड्स हम बात करेंगे मॉडरेटर की। व्हाट इज़ मॉडरेटर? मॉडरेटर का जो फंक्शन होता है ये होता है जो फास्ट न्यूट्रॉन्स है, जो जैसे देखिए वेन एवर देयर इज ए केमिकल रिएक्शन, देयर इज ए न्यूक्लियर रिएक्शन, सो 2.5 न्यूट्रॉन्स रिलीज हुए। ये जो न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं दे आर मूविंग एट ए वेरी फास्ट रेट, उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। सो मॉडरेटर क्या करता है? मॉडरेटर एक्ट एज ए ब्रेक। मॉडरेटर क्या करता है, जो फास्ट न्यूट्रॉन्स हैं इनकी स्पीड को स्लो कर देता है, मीन्स उनको ब्रेक लगा दिए। अब आप बताइए कि कोई भी व्हीकल है, कोई भी एटम है, कोई भी पार्टिकल है, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है तो उसमें कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू वेलोसिटी। आपने ब्रेक लगा दिया, रोक दिया उसको, सो क्या किया आपने? उस काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट किया है आपने हीट एनर्जी में। सो दिस इज डन बाय द मॉडरेटर। फंक्शन ऑफ मॉडरेटर इन द रिएक्टर इज टू स्लो डाउन द फास्ट न्यूट्रॉन। द मॉडरेटर शुड हैव, ये कुछ प्रॉपर्टीज है मॉडरेटर की। हाई स्लोइंग डाउन पावर, नॉन कोरोसिवनेस, हाई मेल्टिंग पॉइंट फॉर सॉलिड एंड लो मेल्टिंग पॉइंट फॉर लिक्विड, chemical and radiation stability, high thermal conductivity, availability in pure form, machinability in case of solid,
अब कौन कौन से मॉडरेटर हम यूज़ करते हैं? वी कैन यूज़ ऑर्डिनरी वाटर, वी कैन यूज़ हैवी वाटर, वी कैन यूज़ ग्रेफाइट, राइट। बट ऐसा नहीं कहीं भी कोई भी यूज़ कर लें, हमें एज़ पर फ्यूल, कौन सा फ्यूल हम यूज़ कर रहे हैं, एज़ पर फ्यूल हमें मॉडरेटर यूज़ करना पड़ेगा, मॉडरेटर सिलेक्ट करना पड़ेगा। एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस व्हेनेवर वी आर यूजिंग एनरिच्ड फ्यूल, ध्यान रखना, whenever we are using enriched fuel, in most of the cases we are using ordinary water as a moderator. Whenever we are using natural uranium we are using heavy water. So इसको हम लिख सकते हैं नेचुरल यूरेनियम अगर आप यूज़ कर रहे हैं, और इस केस में हम क्या करते हैं एनरिच्ड यूरेनियम अगर आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। एंड ग्रेफाइट, अब देखिए हैवी वाटर एज मॉडरेटर कहाँ यूज़ होगा, कैसे यूज़ होगा, क्योंकि देखिए नॉर्मल वाटर के बारे में आप सब जानते हैं, काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, डेली लाइफ में आप नॉर्मल वाटर को देखते भी हैं। बट अगर मैं हैवी वाटर की बात करूं तो हैवी वाटर इज़ नॉट इजीली अवेलेबल, ठीक है। इट इज़ अवेलेबल इन ट्रेसिस, अदरवाइज को क्या है लैब में मैन मेड करना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है। सो हैवी वाटर हैज़ एक्सीलेंट न्यूट्रॉन सोलिंग प्रॉपर्टीज़ एंड मॉडरेटिंग रेशियो इज़ 12,000, moderating ratio is 12,000 as compared to 72 for ordinary water and 174 कार्बन। सो आप देखिए कि ऑर्डिनरी वाटर से कितना ज़्यादा है इसका, वेरी स्मॉल क्रॉस सेक्शन फॉर न्यूट्रॉन कैप्चर एंड इट कैन बी यूज्ड एज कूलेंट ऑल्सो। बट देर आर सम डिसएडवांटेजेस। क्या डिसएडवांटेज है कि लो बॉइलिंग पॉइंट, राइट। तो अगर लो बॉइलिंग पॉइंट है तो आपको क्या करना होगा, आप इसको प्रेशराइज करके यूज़ करेंगे, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, तो कि सिंपल केमिस्ट्री आप जानते हैं। इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। अभी इंडिया में हम हैवी वाटर प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो बहुत सारे प्लांट्स हैं इंडिया में हैवी वाटर प्रोड्यूस करने के, तो बट स्टिल इट इज़ वेरी मच एक्सपेंसिव, राइट। कूलेंट की अगर हम बात करते हैं, कूलेंट कौन से होते हैं, the material used to carry the intense heat generated by the fission as fast as liberated is known as reactor coolant। देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर रिएक्शन हो रही है, वहाँ से हीट जनरेट हो रही है, वो हीट कहाँ चली गई, मॉडरेटर में चली गई, ठीक है। मॉडरेटर ने उस हीट को ले लिया, मॉडरेटर से उस हीट को आपने रिमूव करना है, सो यू हैव टू यूज सम कूलिंग मैकेनिज्म, कूलिंग मीडियम। सो मॉडरेटर से उस हीट को आप यूज़ करेंगे कूलेंट से। कूलेंट जनरली पम्प्ड थ्रू द रिएक्टर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड or gas. It is circulated throughout the reactor so as to maintain a uniform temperature. So there are some desirable properties of the reactor coolant। कौन कौन सी desirable properties आप देखिए, पहली desirable property है low parasite capture, low melting point, high boiling point, chemical and radiation stability, low viscosity, non toxic, non corrosive, हाई स्पेसिफिक हीट, हाई डेंसिटी। अब अगर ये सारी प्रॉपर्टीज देखें ना, काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज आपको ऑर्डिनरी वाटर में अवेलेबल हो जाती हैं। देखिए नॉन टॉक्सिक है, कोरोसिव नेचर तो है ऑर्डिनरी वाटर का, कोरोसिव नेचर तो स्पेसिफिक हीट इज़ वेरी हाई, बॉइलिंग पॉइंट इज ऑल्सो हाई, राइट। बट क्या है कि कोरोसिव नेचर तो है, सो यू हैव टू टेक केयर फॉर द कोरोसिव नेचर, आपको सब अरेंजमेंट करना पड़ेगा उसके कोरोजन के लिए। फिर हम बात करते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की और शील्डिंग की। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्यों चाहिए आपको, क्या जरूरत है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की? सो मेन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज ऑफ मेजरिंग थर्मल न्यूट्रॉन फ्लक्स विच डिटरमाइन द पावर डेवलप्ड बाय द रिएक्टर। क्लियर है। शील्डिंग, मैंने आपको बताया था शील्डिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा जरूरी है शील्डिंग। शील्डिंग कैसे करते हैं, देखिए यूँ तो बहुत सारे तरीके हैं शील्डिंग करने के, बट परमानेंट मेथड विच वी यूज इन द न्यूक्लियर पावर प्लांट इज द कंक्रीट वॉल, राइट। सो सबसे पहले शील्डिंग का पर्पस क्या है, टू प्रोटेक्ट द वॉल ऑफ द रिएक्टर वेसल फ्रॉम द रेडिएशन डैमेज। ये जो रिएक्टर वेसल है उसकी रेडिएशन को डैमेज ना हो। टू प्रोटेक्ट ऑपरेटिंग पर्सनल फ्रॉम एक्सपोजर ऑफ रेडिएशंस। सो जो स्टाफ, जो पर्सनस पावर प्लांट में, न्यूक्लियर पावर प्लांट में वर्क कर रहे हैं, वो रेडिएशन से उनको कोई नुकसान ना हो, वो रेडिएशन से एक्सपोज ना हो, ठीक है। अच्छा, हम करते उसमें करते क्या हैं, क्या हमें हमेशा ये मान के चलते हैं
कि जितने भी वहाँ पर पर्सन है दे आर नॉट एक्सपोजिंग टू द रेडिएशंस? नो, हम ऐसा नहीं मानते। हम ये मानते हैं कि हो सकता है कि उनमें से कोई कुछ स्टाफ, कुछ पर्सन लेस रेडिएशंस के कांटेक्ट में आए हो। सो जहाँ भी न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है वहाँ पर सारे स्टाफ की, जूनियर टू सीनियर सारे स्टाफ की पीरियोडिकली चेक किया जाता है, उनको टेस्ट किया जाता है रेडिएशंस के लिए। इफ़ इट इज़ फाइंड कि भाई वो रेडिएशन के कांटेक्ट में आए हैं तो उनको प्रिकॉशनरी स्टेप्स या मेडिसिन्स या रेस्ट करना, जो भी एज़ पर देयर नॉर्म्स है, उनको उस तरीके से प्रिस्क्रिप्शन दी जाती है। ठीक है। द लार्ज स्टील रेसिपेंट और थर्मल शील्डिंग कंटेनिंग द कोर, the control rod and heat transfer fluid. All the component of the reactor are container in a solid concrete structure that guaranteed further isolation from external environment. अब ये जो कंक्रीट का स्ट्रक्चर, इसकी थिकनेस कितनी होती है, कोई बताएगा मुझे? मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है, इट इज़ 1 मीटर थिक, 1 मीटर थिक। इतना आप देखिए, दिखाई दे रहा है आपको? इतना नहीं, 1 मीटर थिक, 1 मीटर थिक। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड बायोलॉजिकल शील्डिंग। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बायोलॉजिकल शील्डिंग। इसके बाद हम बात करेंगे मेन कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। डियर फ्रेंड्स, अभी तक हमने क्या डिस्कस किया था? जो मेन कंपोनेंट जो हमने बताए थे आपको, कंट्रोल रॉड है, मॉडरेटर है, शील्डिंग है, ये सब क्या था? ये दीज वर द मेन कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, मेन कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। और अब हम क्या बता रहे हैं आपको? अब हम क्या बता रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट मेन कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब देखिए, आपको समझ में आएगा। न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर देखिए, देयर इज ए न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर हमने लिखा है हीट एक्सचेंजर, स्टीम टर्बाइन, कंडेंसर एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर। अब देखिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, दिस इज अ न्यूक्लियर रिएक्टर, दिस टोटल इज अ न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या हो रहा है? अभी आपको बताया था क्या हो रहा है न्यूक्लियर रिएक्टर में? केमिकल रिएक्शंस, न्यूक्लियर रिएक्शंस। ठीक है, वहाँ से हीट जनरेट हुई, उस हीट को हम बाय सम मीडियम एक हीट एक्सचेंजर में लेकर के आते हैं। यह हीट एक्सचेंजर, यहाँ पर हीट को एक्सचेंज किया। अब बॉयलर में आप क्या करते हैं? लेट्स टॉक अबाउट थर्मल पावर प्लांट। बॉयलर में क्या करते हैं? बॉयलर में एक फर्नेस होती है, फर्नेस में फ्यूल को बर्न करते हैं। फ्यूल कोई भी हो सकता है, अभी फ्यूल की बात नहीं करेंगे हम डिटेल में। फर्नेस होती है, फर्नेस में फ्यूल को बर्न करते हैं, और फ्यूल से जो हीट जनरेट होती है एयर के थ्रू, उस हीट को हम एक वेसल से क्रॉस करते हैं, और उस वेसल में वाटर फिल होता है, और दैट वेसल इज, यू कैन से हीट एक्सचेंजर, और यू कैन से बॉयलर, वेयर वाटर इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम। यही होता है ना? क्लियर है? ध्यान है ना? अगर ध्यान नहीं है तो आप हमारी प्रीवियस लेक्चर्स जो थे हमारे स्टीम पावर प्लांट के, थर्मल पावर प्लांट के, उनको एक बार पढ़ लीजिए, सुन लीजिए एक बार उनको। सो नाउ कम बैक टू हियर। अब देखिए, हीट एक्सचेंजर इज देयर। हीट एक्सचेंजर में क्या है? वाटर इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम। वाटर कहाँ है? ये जो ट्यूब्स आप देख रहे हैं, इस ट्यूब्स के अंदर वाटर है। ये जो आप देख रहे हैं ना, इस ट्यूब के अंदर वाटर है। वाटर के बाहर हॉट वाटर कह सकते हैं, हॉट मॉडरेटर कह सकते हैं, कुछ भी आप कह सकते हैं। मीन्स सम हीट सोर्स इज देयर विच कन्वर्ट वाटर इनसाइड द ट्यूब इनटू द स्टीम। ठीक है। उसके बाद सारा फंक्शन होगी, स्टीम गई, स्टीम टरबाइन को रोटेट करेगी, उस टरबाइन से जनरेटर कपल किया हुआ है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होगी, ये 3 फेज इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होगी, ये आगे ट्रांसमिशन हो जाएगा। ठीक है। टरबाइन के बाद नीचे कंडेंसर दिया हुआ है, कंडेंसर भी हो सकता है, कूलिंग टावर भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ द पावर प्रोड्यूस, डिपेंडिंग ऑन द पावर प्लांट। ठीक है। और यहाँ से ये जो है ये वापस इसके अंदर आ गया, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर। सो व्हाट इज न्यूक्लियर रिएक्टर? व्हाट इज न्यूक्लियर रिएक्टर? सो न्यूक्लियर रिएक्टर इज द फर्नेस। न्यूक्लियर रिएक्टर रिप्लेस द फर्नेस ऑफ द बॉयलर। Repeat, I repeat, nuclear reactor replace the furnace of the boiler. Heat exchanger is there. अब फर्नेस को सिर्फ एक कंपोनेंट रिप्लेस किया, फर्नेस। फर्नेस को रिप्लेस करने से क्या हुआ? फर्नेस में जो फ्यूल था, फर्नेस थर्मल पावर प्लांट की फर्नेस में जो फ्यूल था, उस फ्यूल की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो न्यूक्लियर रिएक्टर है, सो रिएक्शंस चाहिए।
रिएक्शन के लिए यू नीड सम केमिकल, केमिकल हमारे पास है रेडियो एक्टिव मटीरियल। सो एक बार रेडियो एक्टिव मटीरियल आपने यहाँ पर फिट किया, सो कई महीनों तक वो रेडियो एक्टिव मटीरियल काम करता रहता है। सो आपको रेडियो एक्टिव मटीरियल को स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि ये 5 मंथ और 6 मंथ काम करेगा। सो 6 मंथ जब होने वाले होते हैं तो उससे थोड़ा पहले जो हमें पता है कि उसका ट्रांसपोर्टेशन टाइम कितना है, लीड टाइम कितना है, तो उतना पहले हम ऑर्डर कर देते हैं, सो दैट कि वो बाय रोड और बाय एनी मीन्स, बाय ट्रेन और बाय प्लेन और बाय शिप, किसी भी तरीके से वो पावर प्लांट तक पहुंच सके। ठीक है, गॉट इट। हीट एक्सचेंजर, हीट एक्सचेंजर क्या है? इट इज सिंपल हीट एक्सचेंजर। अभी मैं इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में आपको बात करूंगा। कभी समटाइम्स क्या होता है कि ये जो हीट एक्सचेंजर है ना, इसको भी शील्डिंग की ज़रूरत होती है। हीट एक्सचेंजर में बी रेडियो एक्टिव। क्यों रेडियो एक्टिव हो सकता है? कि ये जो मॉडरेटर इसके अंदर आ रहा है, ये मॉडरेटर तो रेडियो एक्टिव है। मॉडरेटर कम्स इन टू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द यूरेनियम रेडियो एक्टिव फ्लूइड, रेडियो एक्टिव मटीरियल। तो ये जो मॉडरेटर है ये रेडियो एक्टिव हो गया, और मॉडरेटर अगर हीट एक्सचेंजर में आ रहा है तो हीट एक्सचेंजर विल ऑल्सो भी रेडियो एक्टिव। सो इसको भी शील्डिंग की ज़रूरत है। सो आगे जब मैं डिस्कस करूँगा वेरियस टाइप्स ऑफ द रिएक्टर्स इन द नेक्स्ट लेक्चर, सो आई विल टेल यू कि किस केस में कहाँ तक शील्डिंग होती है, किस केस में कैसे वर्किंग होती है, किस केस में हम कौन सा मॉडरेटर यूज़ करें। सो आई विल डिस्कस यू एवरीथिंग। क्लियर? So dear friends, this is all about the component of the nuclear power plant. So thank you for the listening. Thank you very much.